ओके, लेट्स कंटिन्यू। अब जो यूनिट 1 है उसमें वी आर जस्ट रिमेनिंग विथ 4 स्मॉल कंसेप्ट्स, ठीक है। सो वील जस्ट गो थ्रू दोज एंड देन वी आर गुड टू गो एंड स्टार्ट विथ यूनिट 2, ठीक है। अच्छा, सो इन द लास्ट लेक्चर we completed all the 3 differences, correct? We completed sale and agreement to sale, we completed sale and bailment, and we completed sale and hire purchase, correct? So अगर आप इन तीनों डिफरेंसेस को देखते हो, so सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इज द फर्स्ट वन, ओके, सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल, and it has been asked 2 to 3 times in the recent attempts, ठीक है। और बेलमेंट तो आया नहीं है ज्यादा, नीदर हायर परचेस हैज बीन आस्क्ड, बट दे आर इजी, ठीक है। तो ऐसे ये डिफरेंसेस ऐसे नहीं है कि आप स्किप कर लो, ठीक है। सो इफ यू जस्ट रिमेंबर द पॉइंट्स ऑल्सो, दैट्स ऑल्सो इनफ, ठीक है। पर सेल और अग्रीमेंट टू सेल को अच्छे से करके जाना, ओके, ठीक है। लेट्स बिगिन विथ, ओके, ये देखो पेज नंबर 66, फॉर्मेलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। दिस हैज बीन आस्क्ड, ओके ओके, लेट्स रीड आउट अगेन। बहुत सिंपल सिंपल कॉमन पॉइंट्स है। Though there is no regular formality for making contract of sale, section 5 does mention a few provisions, okay, such as देखो, first there should be a valid offer and acceptance। अच्छा, अब valid offer क्या होता है, valid acceptance क्या होता है, we have already studied in contract act, ठीक है। आपको वो टेबल भी याद होगा, offer plus acceptance leads to a valid promise, okay। अच्छा, आगे क्या दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट में, which may be expressed or can be implied, मतलब क्या, एक्सप्रेस होगा तो कैसा होगा, इफ इट इज एक्सप्रेस्ड तो इट कैन बी ईदर रिटन और इट कैन बी ईदर ओरल, राइट। यहाँ पर एक्सप्रेस्ड वर्ड बोला है, सो एक्सप्रेस्ड कैन बी थ्रू राइटिंग और इट कैन बी थ्रू वर्ड्स, करेक्ट। तो एक्सप्रेस्ड में दोनों आ जाते हैं, रिटन एंड ओरल, ओके। एंड वेराज इम्प्लाइड में वी हैव नाउ ऑलरेडी कंप्लीटेड बीसीआर, तो आपको इम्प्लाइड कम्युनिकेशन यू आर अवेयर ऑफ, राइट। बहुत सारे इम्प्लाइड कम्युनिकेशंस रहते हैं, थ्रू जेस्चर्स, थ्रू सिंपली नॉडिंग, और यू नो शोइंग योर कंसेंट विद अ मे बी यू नो हैप्पी फेस और वट एवर इट इज, ठीक है। सो इट कैन बी ईदर एक्सप्रेस और इट कैन बी ईदर इम्प्लाइड, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द ऑफर टू बाय और सेल मस्ट बी रिगार्डिंग अ मूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ वही रेगुलेट होगा अगर जो सब्जेक्ट मैटर है अगर वो मूवेबल होगा तो ही। बिकॉज हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मॉर्गेज इज नॉट इंक्लूडेड इन सोगा, करेक्ट। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट कि मॉर्गेज इंक्लूड नहीं होता है सोगा में। एंड व्हेन आई यूज द वर्ड मॉर्गेज, तो मॉर्गेज में कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, करेक्ट। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो कंपल्सरीली क्या होनी चाहिए, इट शुड कंपल्सरीली बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली। क्यों मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बिकॉज फर्स्ट रीजन, क्योंकि मॉर्गेज इंक्लूड नहीं है सोगा में, और इमूवेबल प्रॉपर्टी किसमें इंक्लूडेड है, मॉर्गेज में। तो जब मॉर्गेज ही इंक्लूड नहीं है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे आएगी, करेक्ट। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट सोगा में सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी ही आती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी किसमें आएगी, इन मॉर्गेज, और मॉर्गेज सोगा में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस, ओके। पॉइंट नंबर 3 देखो, the delivery of the goods may be immediate। now if you understand, मैंने रिकॉर्डिंग में ये स्पेसिफाई किया था, यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है इसको अंडरलाइन करो, मे बी, मतलब कंपल्सरीली इमीडिएट होनी चाहिए क्या, नहीं, क्या बोल रहे हैं, इट मे बी इमीडिएट, मतलब बाद में भी हो सकती है। इट कैन, द डिलीवरी कैन बी मेड इन इंस्टॉलमेंट्स, करेक्ट, ये भी हमने यूनिट 3 में पढ़ा है, दैट नॉट नेसेसरीली दैट डिलीवरी शुड बी इमीडिएट, बट इट कैन बी यू नो इन इंस्टॉलमेंट्स, या फिर
जैसे दो पार्टीज के टर्म्स होंगे वैसे भी डिलीवरी हो सकती है। सो मेक श्योर कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पर वर्ड इमीडिएट क्यों दिया है। इमीडिएट के आगे क्या दिया हुआ है? मे बी। ठीक है, नाउ लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट, द पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स मे बी इमीडिएट। अगर वापस यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है? इट कैन बी इमीडिएट। मतलब क्या? व्हेन वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो जब आप क्रेडिट पे परचेज करते हो गुड्स तो आप पैसे इमीडिएटली देते हो क्या? नहीं, क्योंकि यू आर शॉर्ट ऑफ कैश, तो आप उसे क्या बोल देते हो सेलर को? दैट आफ्टर 2 days आई विल कम एंड पे यू। तो ये क्या हो गया? दिस इज अ क्रेडिट परचेज। ठीक है, तो इसमें आपने पैसे इमीडिएटली दिए क्या? नहीं, इसलिए यहाँ पर वर्ड क्या दिया हुआ है? इट मे बी इमीडिएट। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि क्रेडिट परचेज और सेल भी चलेगा। ओके, और बस आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, ईदर बिफोर डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और सम टाइम इन फ्यूचर। ठीक है, सो दे हैव कवर्ड ऑल द 3 ड्यूरेशंस। ठीक है, पहले इन दैट इज अगर बिफोर डिलीवरी होता है तो क्या होगा? एडवांस पेमेंट। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी होगा सो दैट मीन्स इमीडिएट पेमेंट, और सम टाइम इन फ्यूचर होगा सो क्रेडिट पेमेंट। करेक्ट? ओके ओके, अब जो 5th पॉइंट है ये तो दिस कवर्स ऑल द जो मिसलेनियस पॉइंट्स होते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस टू एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी मेड इन राइटिंग। ये भी हमने पढ़ा ऊपर फर्स्ट पॉइंट में। इट मे बी मेड इन राइटिंग और बाय वर्ड ऑफ माउथ, और पार्टली इन राइटिंग पार्टली बाय माउथ। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बिकॉज वी नो कि राइटिंग में हो सकता है और ओरली हो सकता है। सो एट टाइम्स वी मे गेट कंफ्यूज कि पार्टली चलेगा क्या? सो आंसर इज यस। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफाई किया है इट मे बी मेड इन पार्टली इन राइटिंग पार्टली बाय वर्ड ऑफ माउथ। ओके, और मे बी इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज। अब इम्प्लाइड क्या होता है? अगेन एज आई टोल्ड यू, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड बीसीआर, तो आपको इम्प्लाइड कम्युनिकेशन का मतलब ऑलरेडी पता है। ठीक है, सो मार्क दिस आंसर एज एन इंपॉर्टेंट वन, फॉर्मेलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, इजी पॉइंट्स है सारे। ओके, नेक्स्ट देखो, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसके बाजू में यू कैन राइट डाउन, ये क्वेश्चन एज अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर इसके ऊपर पूछते हैं सो दे विल आस्क अ केस लॉ। ठीक है, अब फर्स्ट लेट अस रीड आउट द प्रोविजन एंड देन वील अंडरस्टैंड कि केस लॉ कैसे आ सकता है। अच्छा, अब आपको अगर सिंपल वे में अगर मैं एक्सप्लेन करूं, सो लेट अस टेक 2 डिफरेंट केसेस। फर्स्ट केस, ओके, अब फर्स्ट केस में देखो क्या लिखा है, रीड आउट द फर्स्ट सब हेडिंग, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब हम सिचुएशन देखते हैं। ये वेयर हाउस है। ठीक है, यहाँ पर सेलर के गुड्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। ठीक है, एंड दे हैव बीन पेरिश्ड, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ओके, गुड्स कहां पर पड़े हैं? गुड्स आर केप्ट इन द वेयर हाउस ऑफ द सेलर। ठीक है, एंड द गुड्स हैव बीन पेरिश्ड आउट, दे हैव बीन डिस्ट्रॉयड या डैमेज हो चुके हैं। ठीक है, और ये जो बात है कि गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, ये सेलर को पता नहीं है। ओके, सो अब आपको ड्यूरेशन पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। यहाँ पर गुड्स पड़े पड़े खराब हो गए हैं, ये आता है फर्स्ट इन ऑर्डर, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बनता है बिटवीन हुम? बिटवीन बायर एंड सेलर। अच्छा, ऐसा डाउट आ सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन सकता है जब गुड्स ही पेरिश्ड है। सो दैट इज द रीजन आई टोल्ड यू फर्स्ट कि ये बात सेलर को पता नहीं है। ठीक है, तो ड्यूरेशन क्या है? ऑर्डर ऑफ, ये जो ऑर्डर है वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले गुड्स यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ओके, और कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त ये बात सेलर को पता नहीं है। ओके, I hope these 2 facts are clear, that goods have been perished before making the contract, and the fact of knowledge, the seller does not possess the knowledge कि भाई goods have been perished. ठीक है,
सो इफ यू वांट यू कैन मेक दिस और देन वील रीड आउट. चाहिए तो पहले यहाँ पर छोटा सा ऐसे डायग्राम बना लो. These small pictorial images, you know, they are easy to understand. That is why I first try to make it in a simpler format. So you have to write down that goods have been perished before. इसलिए यहाँ पर number 1 लिख लो और contract second बना है, मतलब contract बाद में बना है. So in short I can say that goods have been perished before making the contract. Correct? Okay, now let's read out कि लिखा क्या है. Keeping these facts in mind, section 7 says that where there is a contract of sale of goods, the contract is void if goods without knowledge of the seller, word क्या लिखा है, without, okay, without knowledge of seller. इसका मतलब क्या होता है कि seller को पता नहीं था कि उसके goods damage हो चुके हैं. Have at the time when the contract was made perished or they have become so damaged as no longer to answer to their description. अच्छा, अब ये line थोड़ा सा confusing है. I'll read out it again. They have become so perished or become so damaged as no longer to answer their description. अच्छा, now supposedly यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं. ये जो वेयरहाउस है यहाँ पर से फेन्यूग्रीक है ना, जो हम मेथी कहते हैं, तो सेलर के पास उसका पूरा बिजनेस है. तो यहाँ पर ये जो मेथी है या जो डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, दे हैव बीन सो डैमेज्ड कि कोई उसको देख के कहेगा ही नहीं कि ये वेजिटेबल है. ओके, तो लिखा क्या है, दे हैव बीन सो डैमेज्ड एज नो लॉन्गर टू आंसर टू देयर डिस्क्रिप्शन. तो उसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि वो मेथी है, पर अब वो इतनी खराब हो चुकी है कि कोई भी उसको देख के कहेगा ही नहीं दैट इट इज दैट पर्टिकुलर वेजिटेबल. ठीक है, इसका ये मतलब होता है. ओके, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इन कंक्लूजन ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है बायर और सेलर के बीच में, ओके, ये क्या होगा, दिस विल इन कंक्लूजन वुड बी कंसिडर्ड टू बी व्हाट, वॉइड. वॉइड क्यों होगा, देखो अब वापस से डिस्कस करते हैं. यहाँ पर गुड्स पड़े पड़े क्या हो गए थे, डैमेज्ड हो गए थे. ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बना बायर और सेलर के बीच में. अच्छा, अब मैंने आपको एक और चीज कही थी कि सेलर को ये बात कोई भी पता नहीं है दैट गुड्स हैव बीन डैमेज्ड. ओके, बट सपोज अभी इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया. ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है दैट टुमारो वी विल एग्जीक्यूट इट. ठीक है, क्या लिखा है, टुमारो वील एग्जीक्यूट इट. ओके, now during execution seller will go at his warehouse and you know he'll search for the subject matter which he has to transfer to the buyer. So at the end, in conclusion, तो उसे पता चल जाएगा कि गई कुछ तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं. So यहाँ पर when they say void, so they mean to say कि at the end ये contract execute होगा क्या, नहीं, it will not happen ना, because at some time the seller will come to know कि भाई goods तो अब डैमेज हो चुके हैं, राइट, तो अभी मैं ट्रांसफर क्या करूंगा. सो इट हैपेंस टू बी void. ठीक है, नाउ रीड आउट द एग्जांपल. A agrees to sell 50 bags of wheat which have been stored in A's godown. Due to waterlogging, all goods stored in the godown were destroyed. At the time of agreement, neither parties were aware of the fact. The agreement is void. ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन ना देके डायरेक्टली दे हैव टोल्ड यू द फैक्ट्स. ठीक है, एंड दे हैव रीच्ड द कंक्लूजन कि भाई एंड में तो ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता है. क्यों, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो चुका है. ठीक है, सो एट द एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी अ void. ठीक है, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, जो सेकेंड केस है, दैट इज ऑल्सो सिमिलर वन, बट इसका ड्यूरेशन थोड़ा डिफरेंट है. अब देखते हैं इसमें लिखा क्या है. गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल. ठीक है, अब सुनो, यहां पर लेट अस कंसिडर कि पहले अग्रीमेंट बन चुका है बायर और सेलर के बीच में. ठीक है, सो आई विल मार्क दिस एज नंबर 1. अब तक गुड्स सही सलामत थे.
ठीक है, जब अग्रीमेंट बना था तब गुड्स सही सलामत थे। ठीक है, पॉइंट 2 हम लेंगे, ये अग्रीमेंट बनने के बाद गुड्स क्या हो गए, गुड्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड। ठीक है, पॉइंट 2 क्या हुआ, गुड्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड। मतलब क्या, अगर हम इसे इसकी टाइमलाइन को समझना चाहें, सो गुड्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल बट बिफोर सेल। सो हम सेल को पॉइंट नंबर 3 मार्क कर लेंगे। सो यू हैव टू कंसिडर इट इन दिस वे कि दो इवेंट्स के बीच में गुड्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड, और वो दो इवेंट्स कौन से हैं, अग्रीमेंट टू सेल के बाद और एक्चुअल सेल के पहले द गुड्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अगर अभी वापस से सब हेडिंग पढ़ो, गुड्स हैव बीन पेरिश्ड बिफोर सेल, देखो बिफोर सेल गुड्स हैव बीन पेरिश्ड, बट आफ्टर, ये आफ्टर है और ये बिफोर है, बट आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल एंड बिफोर सेल, तो ये दो इवेंट्स के बीच में गुड्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो अब इस केस में देखो क्या होगा, इट इज अगेन सिमिलर, there was actually no need of making a different section about it, but considering the time duration they have written it. Okay, where there is an agreement to sell specific goods and subsequently goods without any fault on part of the seller or buyer perish or become so damaged as no longer to answer to the description, before the risk passes to the buyer the agreement is therefore अवॉइडेड। अब अवॉइडेड का मतलब समझना, अवॉइडेड मतलब क्या, अब देखो अगर हम यहाँ पर क्या हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया था। ठीक है, तो जब मैं वर्ड यूज करती हूँ वॉइड, दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज वॉइड, इसका मतलब क्या होता है कि एक टाइम पर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था बट सब्सिक्वेंटली इट बिकेम वॉइड। ठीक है, यहाँ पर हम जब वर्ड पढ़ते हैं द अग्रीमेंट इज देयर बाय अवॉइडेड, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा कंसिडर किया जाता है कि कोई अग्रीमेंट हम एंटर ही नहीं हुए थे, दैट इज द ओनली डिफरेंस। सो व्हेन यू कंसिडर इज एट कि भाई अग्रीमेंट इज अवॉइडेड, सो इट लीड्स टू दैट देयर वाज नो प्रीवियस एज सच अग्रीमेंट। ठीक है, और जब हम वॉइड की बात करते हैं तो void leads to that there was an agreement which was valid at that time but subsequently it came to being void. ठीक है, so that is the only difference. तो हाँ, when I told you initially कि ये कोई डायरेक्ट प्रोविजन नहीं आएगा, ओके तो आपको केस लॉ में कैसा दिया जाएगा, आपको ये टाइमलाइन दी जाएगी कि अग्रीमेंट एंटर हुआ था ये डेट पर, ओके सो एंड सो गुड्स वर पेरिश्ड ऑन सो एंड सो डेट एंड सेल होने ही वाला था कि सेल के पहले गुड्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड। तो आपको पहले ये प्रूव करना है कि ये जो पर्टिकुलर केस लॉ है, दिस केस लॉ इज ये वाला या ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो वो आपको टाइमलाइन से पता चलेगा एंड देन यू हैव टू राइट डाउन द कंक्लूजन कि वेदर इट इज वॉइड और वेदर इट हैज टू बी ट्रीटेड एज अवॉइडेड। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू लर्न दीज टू सब पॉइंट्स। अगर ये वाला है that is goods have been perished before the two events occurring, तो उसे avoided माना जाएगा, और यहाँ पर जो भी टाइमलाइन है उसके हिसाब से it will be considered to be void. ठीक है, सो यहाँ पर साइड में आप लिख सकते हो it can come for a case law. Okay, now the third concept which is remaining from this unit is price of the goods. ठीक है, अब ये वाला again this is a very easy point. अब प्राइस की बात करते हुए they are asking us कि जो बायर और सेलर के बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा, the seller will sell goods to the buyer will pay the price. तो अब हमको ये प्राइस का कंसेप्ट समझना है कि प्राइस कौन सी होगी। तो अगर आप देखते हो आपको यहाँ पर इन टोटल you have been given 5 options. Okay, उस हिसाब से you have to decide the price. Okay, first let us read out the introductory part. Okay, the price, page number 67 है. The price in a contract of sale means money consideration. It forms an essential part of contract.
इट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन मनी। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इट कैन नॉट बी अ बार्टर एक्सचेंज। ठीक है, गिफ्ट भी नहीं हो सकता है, इसलिए पैसे होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन मनी। इट इज नॉट एसेंशियल दैट प्राइस शुड बी फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ सेल। ठीक है, मतलब पहले भी हो सकता है, बाद में भी कर सकते हो। ओके, इट मस्ट हाउएवर बी पेबल दो इट मे नॉट हैव बीन फिक्स्ड, मतलब पे तो होना ही होना है। ठीक है, ओके, अब देखो फाइव ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। प्राइस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ईदर बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। ठीक है, मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट में ही आप फिक्स कर लेते हो कि ये प्राइस होगा, सो दैट बाद में जाके कोई वो कहते हैं ना कि टू पार्टीज शुड बी क्लियर कि ये प्राइस है, बाद में वो बार्गेनिंग का कंसेप्ट नहीं आना चाहिए। ओके, पॉइंट 2 देखो, पार्टीज में स्टिपुलेट दैट द प्राइस शैल बी फिक्स्ड इन एन अग्रीड मैनर। फॉर एग्जांपल, या तो मार्केट प्राइस आप कंसिडर करोगे या मैन्युफैक्चरर्स प्राइस लिस्ट ऑन अ गिवन डे। ठीक है, तो आप ये दोनों पार्टीज इस कंक्लूजन पे आते हैं कि हम दोनों प्राइस डिसाइड नहीं करेंगे, प्राइस वो रहेगा जो मार्केट में प्रिवेल कर रहा है, या प्राइस वो रहेगा जो मैन्युफैक्चरर के लिस्ट में दिया हुआ है। ठीक है, सो दिस इज पॉइंट नंबर 2। इन पॉइंट नंबर 2 यू हैव टू मेंशन टू प्राइसेस, मार्केट प्राइस और मैन्युफैक्चरर्स प्राइस लिस्ट। ठीक है, पॉइंट 3 देखो, इट मे बी फिक्स्ड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग। सो यहाँ पर पॉइंट 3 थोड़ा सा वेग है, दे आर नॉट एक्चुअली स्पेसिफाइंग कि कैसा होगा, बट अगेन यू कैन कंसिडर इट कि दोनों पार्टीज म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि प्राइस क्या होगा। एंड ये थर्ड वाला जो केस है, दिस इज मोस्ट सीन इन दोज पार्टीज which are dealing with each other from a good period of time. ठीक है, पॉइंट 4, प्राइस ऑफ सम कमोडिटीज में बी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का जो प्राइस रहेगा, राइट। और लास्ट वाला है रीजनेबल प्राइस, तो जो ऊपर के 4 पॉइंट्स में नहीं है, दैट दे हैव कवर्ड इन पॉइंट नंबर 5। रीजनेबल प्राइस वुड बी पेबल बाय द बायर if price is not ascertained in any of the ways mentioned above. ठीक है, so point 5 is a again कि जो ऊपर के 4 पॉइंट्स में मेंशन नहीं है, पॉइंट 5 में वो इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, सो दिस वाज, इसका हेडिंग क्या है, ascertainment of price। तो अगर ये आता है, यू हैव टू राइट डाउन 5 ऑप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट सब हेडिंग देखो, agreement to sale at valuation। now this is an important concept, इसको स्टार मार्क कर लो। agreement to sale at valuation। ओके, अब ये मैंने क्वेश्चन टेस्ट में भी दिया था, इफ यू रिमेम्बर। ओके, नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस लेट अस कंसिडर 3 केसेस। ओके, इसमें आपको 3 केसेस पढ़ने हैं, देखो 1, 2 एंड 3। ओके, अब फर्स्ट लेट मी गिव यू द इंट्रोडक्शन कि इसमें आपको पढ़ना क्या है। अब हम बायर और सेलर की बात कर रहे थे। ठीक है, सेलर गुड्स बेचता है, बायर पेज द प्राइस। अब ये प्राइस क्या होगा, ये हमने 5 ऑप्शंस पढ़े यहाँ पर। बट कंसिडर दैट इफ दीज 2 पार्टीज डिसाइड कि ये जो प्राइस है ना, वो प्राइस हम वैल्यूएटर से पूछेंगे कि प्राइस क्या होना चाहिए। सो बायर एंड सेलर म्यूचुअली अग्री टू कंसल्ट अ वैल्यूएटर टू एक्चुअली come to a fixed price। ठीक है, सो अब इसमें आपको 3 केसेस पढ़ने हैं। फर्स्ट देखो, ये बायर है, ये सेलर है। ठीक है, एंड यहां पर आई विल राइट वैल्यूएटर। ओके, नाउ आपको एक फैक्ट ध्यान में रखना है, दैट सपोज सेलर और बायर के बीच में ऐसा अग्रीमेंट बना है जहां पर सेलर has to sell the buyer 100 bales of cotton। ठीक है, seller has to sell the buyer 100 bales of cotton, और इसका प्राइस इन दोनों को पता नहीं है, तो इसलिए ये लोग क्या डिसाइड करते हैं कि हम वैल्यूएटर को कंसल्ट करते हैं। ठीक है, नाउ बिफोर गोइंग टू द वैल्यूएटर, seller already
seller already transfers 20 bales of cotton to the buyer. ठीक है, मतलब क्या, ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है कि वैल्यूएटर के पास जाने से पहले सेलर ने बायर को 20 बेल्स ऑफ कॉटन ऑलरेडी दे दिए थे. ठीक है, सो आई रिपीट इट अगेन, सेलर ऑलरेडी सोल्ड 20 bales of cotton out of 100 to the buyer before consulting the valuator. ठीक है, ये आपको फैक्ट लर्न करना है फॉर ऑल द 3 cases which I list down. Okay, now let us write first case. अगर किसी को डाउट है तो पूछना. ठीक है, सो फर्स्ट केस हम लिखते हैं, ये सेलर है, ये बायर है. ठीक है, these both go to the valuator. अब ये दोनों जाते हैं वैल्यूएटर के पास. केस 1 में हम क्या पढ़ेंगे कि वैल्यूएटर खुद से होके मना कर देता है दैट आई विल नॉट डिसाइड द प्राइस, दैट आई विल नॉट डिसाइड द प्राइस. ओके, तो अब इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हो जाता है वॉइड. ठीक है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट का फाउंडेशन क्या था कि प्राइस कौन डिसाइड करेगा, वैल्यूएटर. अब वैल्यूएटर ने ही मना कर दिया कि मैं प्राइस डिसाइड नहीं करूंगा, तो ये जो सेलर और बायर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है, दिस लीड्स टू बी वॉइड. ठीक है, ये तो इजी है काफी. अब मेन पॉइंट क्या है कि ये जो 20 बेल्स ऑफ कॉटन ऑलरेडी सेलर ने बायर को सेल कर दिए थे, क्या इसका प्राइस बायर को पे करना पड़ेगा या नहीं? टेल मी, will the buyer have to pay for the bales of cotton which have already been transferred to him? Yes or no? Correct, yes. और कौन से प्राइस पे पे करेगा बायर? सो आई विल राइट डाउन, यस, बायर हैज टू पे, यस, जो ये 20 बेल्स ऑफ कॉटन है उसका प्राइस उसे देना ही पड़ेगा. अच्छा, बट अब प्राइस तो नहीं पता है, प्राइस कौन डिसाइड करने वाला था? वैल्यूएटर डिसाइड करने वाला था. करेक्ट, अब उसने तो मना कर दिया, तो प्राइस क्या होगा? सो फॉर प्राइस वी कॉल इट एज रीजनेबल प्राइस. तो आपको इसका कोई वैल्यूएशन पढ़ना नहीं है. तो 20 बेल्स ऑफ कॉटन जो बायर को ऑलरेडी मिल चुके हैं, ठीक है, तो उसका प्राइस क्या होगा? he has to pay for the 20 bales of cotton which has already been transferred to him, and the price will be reasonable price. Okay, this is case number 1. Let us understand case number 2 now. Okay, अब केस नंबर 2 में क्या हो जाता है? I'll write down this again. This is the seller, this is the buyer. They both go to the valuator. ठीक है, अच्छा, अब वापस सेम चीज होती है कि यहाँ पर भी वैल्यूएटर मना कर लेता है कि मैं प्राइस फिक्स नहीं करूंगा. पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या है? What is the difference in this in comparison to case 1? That यहाँ पर वैल्यूएटर ने मना तो किया, पर उसका मना करने का कारण क्या था? That seller had influenced him to say it a no. Okay, seller had influenced the buyer, okay, कि तू प्राइस फिक्स मत करना. So the valuator was prevented from fixing the price. तो यहाँ पर I'll write down one line, आप भी लिख लो, that valuator was prevented from fixing the price, from fixing price because he was influenced by seller. You can write this down for easy understanding. क्या लिखना है आपको? Valuator was prevented from fixing the price
because he was influenced. He was influenced by the seller. He was influenced by the seller. अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है, आंसर द क्वेश्चन, कि अब इस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा. ठीक है. अब नाउ आई आस्क यू 2 क्वेश्चंस, ध्यान से सुन के आंसर करना. अच्छा, इस केस में भी 20 बेल्स ऑफ कॉटन ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुके हैं बायर को. करेक्ट. नाउ बायर इज ऑलरेडी अवेयर कि सेलर ने इसे इन्फ्लुएंस किया था. तो बायर के पास अब ये जो 20 बेल्स ऑफ कॉटन है, क्या बायर को इसका प्राइस पे करना पड़ेगा? यस और नो? विल द बायर pay the price for 20 bales of cotton which have already been transferred to him? The answer is yes. ठीक है. So question 1 का आंसर क्या है? Yes, buyer will have to pay the price for 20 bales of cotton. और वो प्राइस क्या होगा? Again reasonable price होगा. ठीक है. अब question 2 सुनो. Question 2 ये है that can buyer sue the seller? Can buyer sue the seller? Yes or no? Correct. तो इस केस में सेलर ने इन्फ्लुएंस किया था बाय इसको, वैल्यूएटर को. सो बायर हैज फुल राइट टू sue the seller. ओके. तो दिस इज समथिंग डिफरेंट इन कंपैरिजन टू केस नंबर 1. तो इसमें आपने 2 चीजें कौन सी, जो 2 हाईलाइटिंग फैक्टर्स हैं वो क्या है, कि यहाँ पर भी वैल्यूएटर ने मना कर दिया था दैट आई विल नॉट फिक्स द प्राइस, पर उसे इन्फ्लुएंस किसने किया था? सेलर ने इन्फ्लुएंस किया था. तो हमने इसमें कंक्लूजन में क्या पढ़ा, कि इस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट तो बन जाएगा वॉइड. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट 2 ये आता है कि जो 20 बिल्स ऑफ कॉटन बायर के पास ऑलरेडी थे, उसका प्राइस बायर विल हैव टू पे, दैट टू अ रीजनेबल प्राइस. और पॉइंट 3 ये आ जाता है कि इन दिस केस बायर विल sue द सेलर. ठीक है. सो मेक श्योर टू राइट दीज 3 डिफरेंट पॉइंट्स. ये हमने कौन सा केस पढ़ा? वी स्टडीड केस नंबर 2. ओके. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड क्विकली केस नंबर 3. अगेन ये भी सिंपल है. नहीं, इस केस में वैल्यूएटर विल वो कोई उसे स्यू नहीं करेगा. सो इन दिस केस ओनली द बायर विल स्यू द सेलर. ठीक है. क्योंकि उसको इन्फ्लुएंस किसने किया था? एट द एंड सेलर ने इन्फ्लुएंस किया था. ठीक है. सो यहाँ पर वैल्यूएटर का कोई एज सच नोबडी कैन स्यू द वैल्यूएटर, बिकॉज वैल्यूएटर कैन से कि योर पार्टी ओनली हैड इन्फ्लुएंस्ड मी कि मत फिक्स करना, so I did not want to go ahead. Okay, so he can make excuses and skip out of. Okay, again let us discuss case number 3. यहाँ पर है बायर, यहाँ पर है सेलर, यहाँ पर है वैल्यूएटर. दे गो टू द वैल्यूएटर. करेक्ट. अगेन वैल्यूएटर ने मना कर दिया दैट आई विल नॉट फिक्स द प्राइस. अब इसे इन्फ्लुएंस किसने किया था? यहाँ पर केस 3 में बायर ने इन्फ्लुएंस किया था. ठीक है. अगेन क्विकली विल डिस्कस सेम पॉइंट्स है जो हमने केस 2 में पढ़े थे. पॉइंट 1, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा दैट विल बिकम वॉइड. ठीक है. पॉइंट 2 क्या है? ये जो 20 बिल्स ऑफ कॉटन जो बायर को ऑलरेडी मिल चुके थे, सो बायर हैज टू पे. ओके, बायर हैज टू पे, और वो कौन से प्राइस पर होगा? रीजनेबल प्राइस पे होगा. ठीक है. और पॉइंट नंबर 3 क्या होगा, जो अभी हमने डिस्कस किया था. अब इसमें कौन किसको स्यू करेगा? इसमें द सेलर विल स्यू द बायर. ठीक है. केस 2 में बायर स्यू कर रहा था सेलर को. केस 3 में सेलर विल स्यू द बायर. ठीक है. एग्जैक्टली ऑपोजिट है केस 3 केस 2 से. ओके. नाउ क्विकली रीड डाउन दीज 3. ये एग्जाम्पल है, इसको पढ़ो and related to what we have just discussed. Okay. Last concept देखो यूनिट 1 का, stipulation as to time.
ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट टाइम, सो आपको यहाँ पर दो चीजें पढ़नी है, ठीक है? टाइम ऑफ पेमेंट, राइट दिस डाउन इफ यू वांट। एक आपको पेमेंट का टाइम पढ़ना है, ओके, और आपको यहाँ पर अदर्स, आई राइट डाउन दिस अदर्स, ठीक है? अब इसको ध्यान से सुनना। सो योर बायर सेलर, ठीक है, सिंपल सा ट्रांजैक्शन है दोनों के बीच में, सेलर इज सेलिंग गुड्स, ओके, और ये इसे क्या करेगा, पे करेगा, ओके। अब यहाँ पर जो पॉइंट 1 है, स्टिपुलेशन रिलेटिंग टू द टाइम ऑफ पेमेंट, तो अब हम ये केस 1 की बात कर रहे हैं, ओके। नाउ इफ यू हैव हर्ड द रिकॉर्डिंग, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जब हम डेट ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, ठीक है, दैट व्हेन विल बायर पे द सेलर, ये जो डेट है, ठीक है, या जो टाइम है, टाइम रिक्वायर्ड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? अब ये भी सुनो। नाउ जो बिजनेसेस विच रन ऑन लार्ज स्केल, ठीक है, वहां पर इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट इज सेल। इंपॉर्टेंट ये है कि बायर को गुड्स टाइम अनुसार मिल जाए, ठीक है। सो द सेलर ऑलवेज थिंक्स दैट द बायर शुड ऑलवेज बी satisfied with the quality of goods, with the quantity, okay, with the brand name, या उसका जो यूजेज है वो बायर को अच्छे से he is able to fulfill whatever is the requirement, ठीक है, from the goods, okay. Now if they have a if they are in business with each other from a good period of time, तो सेलर हैज दिस माइंडसेट कि इसको गुड्स प्रॉपर डेट, प्रॉपर टाइम पर मिल जाए, ओके, बट ही इज नॉट मच कंसर्न्ड कि भाई पैसे आज ही मिल जाए मुझे, ठीक है। सेलर, सी आई एम नॉट सेइंग दैट द पेमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग दैट, बिजनेस है तो पैसा तो चाहिए ही, राइट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर, व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट यहाँ पर, कि जो लार्ज स्केल वाले बिजनेसेस होते हैं ना, दैट दे वर्क मोर ऑन क्रेडिट बेसिस, राइट, क्योंकि सपोज आज बायर को ही नीड्स मेनी गुड्स इन बल्क, ठीक है, और बायर के पास आज पैसे नहीं है पे करने के लिए, और अगर सेलर का ऐसा रिक्वायरमेंट होगा कि मुझे तो पैसे आज ही चाहिए, so will this buyer go to the seller? No, the buyer will find some other person who is ready to provide credit, ठीक है। तो बायर कोई ऐसा सेलर देखेगा कि वो उसे गुड्स तो आज दे दे पर पेमेंट की कोई घाई ना हो, ठीक है। तो इसलिए देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन मतलब क्या, स्टेटमेंट्स which are relating to payment, okay, time of payment specifically, they are not of the essence of the contract. essence का मतलब क्या होता है, important, कि मतलब उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा। whereas if you read point number 2, क्या लिखा है हेडिंग, स्टिपुलेशंस which are not relating to the time of payment, मतलब इसमें क्या क्या आ गए, अदर थिंग्स, जैसे डिलीवरी का टाइम, है ना, देखो, like the delivery of goods, as regards to these stipulations, time may be the essence of contract, मतलब क्या, जैसे अभी मैंने आपको कहा, seller will always have this thought कि बायर को गुड्स टाइम पर मिल जाए, ठीक है, so that he is satisfied, so that buyer always sticks to the seller, okay, because seller needs constant customers, okay, loyal customers जो हमेशा उसके पास ही आए। तो seller हमेशा ये he'll make sure that goods reach on time to the buyer, okay. so यहाँ पर क्या लिखा है, टाइम में बी द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब हम डिलीवरी की बात करते हैं तो वहां पर टाइम इंपॉर्टेंट है। अगर आप जाके आज कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीदते हो, ठीक है, एंड द स्टोर प्रोमिसेस यू कि 2 दिन के अंदर आपको वो फ्रिज मिल जाएगा, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा, सो इफ दैट फ्रिज रीचेस टू यू ऑन द सेम डे और मे बी अ डे बिफोर, so somewhere or the else you get a surety, है ना,
बट अगर आपको वो 2 दिन कह के 2 हफ्ते लगा देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी you get a doubt, then you kind of recheck with them कि अब तक आया क्यों नहीं है, कब आएगा, हमने तो इतने दिन पहले बुक करवाया था, आपने बोला था 2 दिन के अंदर आ जाएगा, करेक्ट. सो इसलिए क्या कहते हैं कि डिलीवरी जल्दी आ जाए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड दैट्स द रीजन दे प्रोवाइड अस विद क्रेडिट पीरियड, या जो इंस्टॉलमेंट में भी हमको जो ईएमआई की फैसिलिटी मिलती है ना, वो फैसिलिटी क्यों है? सो दैट वी स्टिक टू वन कस्टमर, वी स्टिक टू वन सेलर, है ना. So see what is written. As regards to these stipulations, time may be the essence of contract, but this essentially depends upon the terms of contract. Again, थोड़ा सा subjective है. In a contract of sale, stipulations other than those relating to time of payment are regarded as essence of contract. देखो यहाँ पर वापस से इन्होंने exclude क्या किया है? Time of payment को exclude किया है. तो टाइम ऑफ पेमेंट को छोड़ के जो बाकी स्टिपुलेशंस हैं वो दे आर एसेंस टू द कॉन्ट्रैक्ट. एंड दीज, ये जो टाइम ऑफ पेमेंट से रिलेटेड है, दे आर नॉट द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. मतलब उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए. डिलीवरी का टाइम, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, पेमेंट के टाइम को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किया है, स्टिपुलेशन रिगार्डिंग टू टाइम ऑफ पेमेंट, दे आर नॉट एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस. और डिलीवरी ऑफ गुड्स का जो टाइम है, दे आर एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. दैट्स इट. ठीक है. सो दीज आर जस्ट 2 sentences which you have to remember from section number 11. Okay. Okay, there is almost, we are done. ये तो बस summary है. You can read this out. अगेन सेक्शन नंबर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार पढ़ लेना. सो वी हैव कंप्लीटेड यूनिट नंबर 1. नाउ क्विकली वी विल जस्ट रीड द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ यूनिट 2 एंड देन वी विल स्टॉप. ठीक है. सो जस्ट ओके, लेट अस क्विकली गो थ्रू द कंडीशंस एंड वारंटीज. इसका सिर्फ आज हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं. ठीक है. ओके. नाउ कंडीशन इज समथिंग which is to be fulfilled before moving ahead with the actual sale. ठीक है. That means अगर मैं आपको सिंपली अगर मैं एग्जाम्पल देती हूँ, we have already studied this example, but एक बार फिर से देख लो. So there is this seller who is ready to sell his car, ठीक है, to this buyer. Okay. और ये दो parties, they have discussed all the terms and conditions. Subject matter कार है, कार का वैल्यू है सपोज 2 लाख रुपीज. ठीक है. बट इन दिस सिंपल ट्रांजैक्शन द सेलर कीप्स अ कंडीशन टू द बायर. ठीक है. वो एक कंडीशन रखता है, और वो कंडीशन ऐसा है दैट आई विल सेल यू द कार, ओके, फॉर 2 लाख रुपीज. और ये कार, ये कार है, ये मॉडल नंबर है, वॉट एवर इट इज. बट मेरी एक कंडीशन है दैट यू हैव टू गिव मी an advance of say rupees 20,000 immediately. ठीक है. तो ये जो एडवांस है, ये क्या बन जाती है? एक कंडीशन बन जाती है कि अगर तुझे ये कार खरीदनी है मुझसे, ओके, सो यू हैव टू फुलफिल माय कंडीशन. और कंडीशन क्या है? कि तुझे आज का आज मुझे एडवांस देना पड़ेगा, दैट इज 20,000. तो इट इज समथिंग वेरी ऑब्वियस कि अगर बायर को ये कंडीशन अगर मंजूर नहीं है, तो क्या इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन है वो फुलफिल हो पाएगा? नो, राइट. बिकॉज हम कंडीशन से क्या समझते हैं? कंडीशन इज एन इवेंट विच हैज टू बी फुलफिल्ड बिफोर मूविंग अहेड with the rest of the transaction. So if he is not able to give this advance of 20,000, so firstly तो seller बोलेगा अगर तुझे नहीं देना है एडवांस तो फिर भूल जा ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट.
राइट, बिकॉज अगेन एडवांस कंडीशन इज अ प्री कहते हैं ना प्री इवेंट, राइट, जो इवेंट होने से पहले आपको कंप्लीट करना है, दैट इज कॉल्ड एज कंडीशन. सो अगर वो कंडीशन ही अगर आप फुलफिल नहीं करते हो, सो यू कांट मूव अहेड, राइट. लेट अस रीड आउट. ओके, condition is a stipulation in a contract of sale. Okay, second point, they are very important to the main purpose of contract. Why are they calling it as to the main purpose of contract? क्योंकि यहाँ पर जो एडवांस था, ठीक है, ये डायरेक्टली रिलेटेड था सेल ऑफ कार से. करेक्ट. सेल ऑफ कार क्या है? सेल ऑफ कार इज द इज द कंप्लीट होल ट्रांजैक्शन, और advance becomes the condition which is attached to the sale. ठीक है, इसलिए ये लोग क्या कह रहे हैं, it is to the main purpose of contract. और थर्ड क्या है, they are breach may seem to the breach of contract itself. मतलब क्या, अगर आप एडवांस नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, अगर आप एडवांस नहीं देते हो, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है सेल ऑफ कार का, ये भी क्या हो जाएगा, इससे भी ये भी वॉइड हो जाएगा. क्योंकि प्रायोरिटी में क्या ऑर्डर है, और व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी? फर्स्ट यू हैव टू गिव द एडवांस. अगर आप एडवांस दे देते हो तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट को बाद में एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है. बट वेर इन इफ यू आर नॉट फुलफिलिंग द फर्स्ट कंडीशन, तो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने का तो स्कोप ही नहीं आता है. करेक्ट. सो अगर आप इसको ब्रीच कर लेते हो, अगर आप कंडीशन को ब्रीच कर लेते हो, तो कॉन्ट्रैक्ट का फुलफिल होना इज इम्पॉसिबल. ओके, सो दैट इज व्हाई इन द थर्ड पॉइंट व्हाट आर दे सेइंग, देयर ब्रीच, देयर मतलब कौन, कंडीशन. सो देयर ब्रीच may seem to be the breach of contract. So if you breach a condition, that would lead to the breach of contract. ठीक है, so I'll just write this down. Breach of condition will lead to breach of contract. ठीक है, if you want you can write this down. Breach of condition will lead to breach of contract. ठीक है, read out this example. First वाला, A agreed to sell his Maruti 800 to B for an agreed sum of money on the condition that B pays an advance of rupees 15,000 within 3 days. Now Mr. B failed to pay the advance. तो जो buyer है उसने advance pay ही नहीं किया, which was an important condition, and so A is entitled to repudiate the contract. Repudiate का मतलब क्या होता है, cancel करना. So Mr. A is entitled to cancel the contract. A कौन है ये example में? A is the seller. So I'll write this down. A is the seller, ठीक है, B is the buyer. तो ये buyer ने इसे advance दिया ही नहीं. So seller has the full authority to cancel the contract. अभी मैंने आपको बताया breach of condition will lead to breach of contract. तो अगर बायर ने कंडीशन फुलफिल नहीं की, तो सेलर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगा. इमीडिएट इफेक्ट है, डायरेक्ट इफेक्ट है. इफ कंडीशन इज फुलफिल्ड, द कॉन्ट्रैक्ट विल ऑल्सो गेट एग्जीक्यूटेड. अगर कंडीशन ब्रीच्ड है तो कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो जाएगा. ओके, किसी को यहां तक डाउट है? If you do not understand the meaning of condition, so implied conditions जो next concept है इसके बाद, वो समझना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, so make sure you understand what are conditions. Okay, example 2 अब देखो. ये जो example 2 है, ये exactly एक केस फॉर्म में आया था. ठीक है, और नाम भी चेंज्ड नहीं थे. देखो क्या लिखा है, राम कंसल्ट्स श्याम हु इज अ मोटर कार डीलर फॉर अ कार विच इज सुटेबल फॉर टूरिंग पर्पसेस. श्याम सजेस्टेड मारुति एंड राम अकॉर्डिंगली बाइज इट. द कार टर्न्स आउट टू बी अनफिट फॉर टूरिंग पर्पसेस. मतलब क्या,
ये बायर ने सेलर को बताया था कि मुझे एक ऐसी कार चाहिए विच इज सुटेबल फॉर टूरिंग पर्पसेस। मतलब क्या, अगर हम सिर्फ इतना ही सेंटेंस पढ़ते हैं, अगर हम इतने ही फैक्ट्स में हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, दैट बायर वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट on the seller. Okay, buyer was completely dependent on the seller and he asked the seller to suggest him such a car which was fit for touring purposes, and seller suggested which car? Maruti. अब बायर ने सेलर के ऊपर भरोसा रखकर ये मारुति कार परचेस कर ली। परचेस करने के बाद मारुति was unfit for touring purposes. तो देखो आगे क्या होता है, the car turns out to be unfit for touring purposes. Here the term that car should be suitable is a condition. तो जब बायर ने सेलर को बताया था कि भाई मुझे तो ऐसी कार चाहिए which is suitable for touring purposes, मतलब कहीं ना कहीं उसने अपना जो प्रेफरेंस रहता है वो उसे बता दिया। ठीक है, अच्छा उसने कुछ ऐसा कहा, ऐसा कुछ नहीं कहा that you know the car should be less than 5 lakh, ऐसा कुछ नहीं कहा। ठीक है, so he is just telling him one thing कि भले कार कोई भी हो, ठीक है, but it should be fit for touring purposes. अच्छा, ये कहने के बाद if car is found to be unfit for touring purposes, then what will happen? देखो, it is vital that its non-fulfillment defeats the very purpose. मतलब car is not fit for touring purposes for which Ram purchases the car. Ram is therefore entitled to reject the car and have the refund of the price. ठीक है, क्योंकि राम ने जो उसके ऊपर कंडीशन रखी थी, क्या कंडीशन थी कि भाई मुझे एक ऐसी कार बता which is you know fit for so and so purpose. उसको सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी। Now if that one thing is also defeated, then Ram has full authority to return the car and get the refund of the price which he has already paid. ठीक है, so again ये second example में भी prove होता है कि breach of condition leads to breach of contract. यहाँ पर condition क्या थी कि car should be fit for touring purposes, वही क्या हो गई, वही breach हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाएगा, ब्रीच हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कंक्लूजन में क्या लिखा है, he can reject the car and have the refund of the price. Okay, so please understand both the given examples. Okay, now let us read warranties. Again first point same है, they are stipulations. अच्छा, they are secondary in nature and collateral to the main purpose. अच्छा, अब इसका पहले एग्जाम्पल सुनो. व्हाट इज वारंटी? वारंटी पहली बात तो किस पे दी जाती है, वारंटी इज गिवन ऑन गुड्स, करेक्ट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था वारंटी और गारंटी में क्या फर्क है। हम गारंटी किसकी देते हैं, हम गारंटी इंसान की देते हैं। वी गिव गारंटी ऑफ द पर्सन दैट दिस पर्सन इज लॉयल, दिस पर्सन इज अ गुड पर्सन। ठीक है, तो गारंटी किसकी होती है, इंसान की होती है। वारंटी किसकी होती है, गुड्स की होती है, करेक्ट। ओके, नाउ यहाँ पर व्हाट डू वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू स्टडी वारंटीज। नाउ टुडे इफ यू नो परचेज, अगेन लेट अस स्पीक ऑफ अ वॉशिंग मशीन, तो आप प्राइस, अगर आपको प्राइस पसंद आती है वॉशिंग मशीन की, यू लाइक द मॉडल, इट इज फिट फॉर योर ओन यूसेज, सो देन यू नो यू आस्क फॉर अ वारंटी कार्ड, करेक्ट। वो वारंटी कार्ड में ये लिखा होता है कि अगर 2 साल तक इस वॉशिंग मशीन में कोई भी डिफेक्ट हो जाता है या कुछ भी रिपेयरिंग की जरूरत है, तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करके देंगे, करेक्ट। सो वारंटी इज एक्सप्रेस्ड, इट इज expressed in what, in number of years या number of months या जो भी XYZ जो भी रहेगा, ठीक है। so first point what you have to understand that warranty is expressed in number of years. वारंटी किसकी दी जाती है, गुड्स की दी जाती है, ठीक है। अच्छा, now what is the reason that they are calling it as secondary nature? secondary nature क्यों कहते हैं, क्योंकि वारंटी हिट कब होगी,
सेल होने के बाद, राइट? सो if I have to combine these two things in a one statement, how will I write? पहले अगर कोई कंडीशन होती है तो पहले वो कंडीशन फुलफिल होगी, ठीक है, बाद में सेल होगा और वारंटी सेल के बाद आएगी, करेक्ट? सो दिस आई कॉल एट पॉइंट 1, ये एक इवेंट है और वारंटी सेल के बाद आती है, सो दिस आई कॉल इट टू बी आफ्टर, ठीक है, ये दिस इज वारंटी हिट्स आफ्टर सेल एंड कंडीशन इज टू बी फुलफिल्ड बिफोर सेल, करेक्ट? कंडीशन जब मैं कहूं आपको एग्जैक्टली एडवांस का एग्जाम्पल क्लिक होना चाहिए। एडवांस हम कब देते हैं? सेल होने के पहले, इसलिए यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है? बिफोर। और वारंटी इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ इयर्स, ठीक है? आप वॉशिंग मशीन खरीदोगे, आपको 2 साल की वारंटी दी जाती है, तो 2 साल कब से? आफ्टर द सेल, ठीक है? दैट इज वाई वारंटी हिट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एंटायर सेल, ठीक है? दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड टू बी सेकेंडरी। और कंडीशन क्या होती है? प्राइमरी, दैट इज बिफोर द सेल। यू कैन राइट दिस डाउन। Also, one important thing is that अगर आपकी वारंटी फुलफिल नहीं होती है, मतलब क्या, आज अगर मैं एसी लेके आई हूं और एसी से मुझे 2 साल की वारंटी मिली है, ठीक है? नाउ विद इन दैट ड्यूरेशन मेरी एसी का कुछ खराब हो जाता है विदाउट माय फॉल्ट, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, वो एसी का खुद से ही अंदर से अंदर कुछ डैमेज हो गया है। Now I call the person whom I'm supposed to, and the person does not respond कि हम नहीं आएंगे रिपेयर करने के लिए, they are not ready to give me free service. So in case if my warranty is not fulfilled, then I can sue them for damages. I can sue them for damages, ठीक है? और कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट हो जाता है, ठीक है? जैसे अभी हमने एग्जाम्पल 2 में क्या पढ़ा? ही कैन रिजेक्ट द कार एंड हैव रिफंड ऑफ द प्राइस, करेक्ट? तो रिजेक्ट कार मतलब क्या? आपने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर लिया? रेप्यूडिएट कर लिया, करेक्ट? और यहाँ पर अगर आपकी कोई वारंटी फुलफिल नहीं होती है, देन and if they are not ready to provide you free service, then you can sue them for damages, ठीक है? Okay, now let's quickly read down the example. देखो, A purchases a computer printer from Mr. B, who's a dealer. The printer is guaranteed against the manufacturing defect for 6 months from the date of purchase, ठीक है? देखो, मैंने आपको बताया था warranty is always expressed in number of years or number of months, ठीक है? तो यहाँ पर वारंटी कितनी है? 6 months. Okay. Within a month, A finds a defect in the printer. He can get it repaired. Okay. तो क्या लिखा है? 6 months, 1 महीने के अंदर ही डिफेक्ट आ गया, तो क्या करेगा वो? He will get it repaired. करेक्ट? आगे देखो, in case Mr. B fails or refuses to do so. यहाँ पर B कौन है? B is the seller. तो अगर सेलर उसे रिपेयर करके नहीं देता है, then A can claim the cost of the repairing of the printer from B, but he cannot repudiate the contract, ठीक है? तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? He can claim the cost of repairing the printer, but B कैंसिल करेगा क्या कॉन्ट्रैक्ट? नहीं। कैंसिल कब होता है? जब आपकी कोई कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। यहाँ पर वारंटी के केस में यू कैन नॉट रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? सो यहाँ पर क्या लिखा है? he cannot repudiate the contract as the guarantee was in the form of warranty. तो वारंटी अगर आपकी फुलफिल नहीं होती है तो आप रेप्यूडिएट नहीं कर सकते हो, पर अगर आपकी कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो यू कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है? बात एग्जाम्पल 2 विल स्टडी दिस ऑन व्हाट? ऑन फ्राइडे, करेक्ट? ठीक है, तो यहां तक आप रिवाइज कर लेना, ओके? ऑल्सो आई हैड वन स्मॉल सजेशन फॉर यू ऑल. नाउ मे बी बाय मंडे वी विल कंप्लीट यूनिट 2 एज वेल, ठीक है? मंडे तक हमारा यूनिट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा.
So what you can do if you haven't if you haven't given your tests, so एक बार अगर हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो जाता है, then you can write down टेस्ट नंबर 1. ठीक है, टेस्ट 1 में you have unit 1 and you have unit 2. ठीक है, आप दोनों यूनिट का एक साथ. So once we complete this unit 2 as well, okay, so you can write down this test and you can give it to me. ठीक है, टेस्ट 1 में आपको ये 2 यूनिट्स हैं, यूनिट 1 and unit 2, and so on and so forth. We complete the units. आप accordingly उसका respective test दे सकते हो. Okay, so now we'll continue on Friday.